मोदी जी इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि वो गरीबों को ही उठा देना चाहते हैं, ना गरीब रहे ना मर्ज रहे। भारत का कोई भी व्यक्ति हो, आप जाति जनगणना देंगे तो क्या बहन मायावती जी को सत्ता में आने देंगे? मायावती जी गरीब होंगी, चंद्रशेखर रमन जी गरीब होंगे, मीरा कुमार गरीब होंगी? अच्छे नहीं है। आपने नहीं, वो गरीब दलितों को उठाए दे रहे हैं, ना मर्ज रहेगा ना मरीज रहेगा। यही प्रोग्राम चल रहा है देश में साहब। किसी तरीके से सत्ता हथियार लो, उसके बाद में एक्सटेंड करते जाओ रसिया की तरीके से। जाति में तो आपने बांटा है, आपके लोगों ने बांटा है। और इस बिल को अंतिम साल तक लड़ा जाएगा जब तक ये बिल अपना सही दिशा न पकड़ ले। जो उन्होंने शिक्षा पे अपना योगदान दिया था, बहुत भरपूर दिया था। योगी आदित्यनाथ ने ढोंगी के तौर पे सिर्फ पूजा पाठ और इसी में करने में, और मस्जिद प्रधानमंत्री ये इतने माने कि विदेशों में यात्रा करते हैं, अपने यहाँ के घर के चूल्हा ना देख के योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा पे कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। 30 अप्रैल 2025 को मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जाति जनगणना को हम कराएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इसके पहले भी अन्य पार्टियों ने, चाहे वो हमारे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हो, या और भी अपोजिशन के लीडर्स हो, उन्होंने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। लेकिन इस बीच बहुत सारे अन्य मुद्दे चल रहे हैं। लेकिन इन सब मुद्दों के बीच में कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने जो ये फैसला लिया है, ये बहुत अहम फैसला हो जाता है। लेकिन इस फैसले को धरातल पे उतार पाते हैं कि नहीं उतार पाते, इस फैसले का क्या होता है? फैसला लेना तो आसान होता है, लेकिन आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हम जनता से बात करेंगे कि आखिर इस फैसले में वो क्या सोचती है, क्या समझती है। आइए बात करते हैं। सर, मोदी सरकार ने फैसला लिया है जाति जनगणना का, इसको आप कैसे देखते हैं? ये दरअसल ये विपक्ष की बहुत पुरानी मांग थी और जाति जनगणना के लिए लोग हल्ला उठा रहे थे। लोकसभा चुनाव के पहले आपने देखा होगा, लोकसभा के अंदर राहुल गांधी जी ने कितना इसके ऊपर वो किया, जाति के ऊपर, जाति का नाम पूछने के ऊपर अखिलेश यादव जी ने क्या इन लोगों ने उस पर क्या। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कही रही थी कि हम कराएंगे, लेकिन समय वक्त आने पर, तो आज वक्त आ गया है और जाति जनगणना होनी चाहिए, करवा रही है भारतीय जनता पार्टी। और जाति जनगणना के साथ साथ आर्थिक आधार पे भी जनगणना होगी। आप ये समझ लीजिए, अब वो अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन उस आर्थिक, क्योंकि ये नहीं है कि किसी जात में पिछड़ी जात का व्यक्ति है और वो 500 करोड़ का व्यक्ति है, और उसको चूंकि जात में कौन सा, और जाति जनगणना कराने में बड़ा, जब 1931 में हुई थी तो 4,500 जातियां थी, और जब 2011 में जनगणना हुई तो 43 लाख जातियां हैं। 43 जो आंकड़ा आया था, 43 लाख जातियां हिंदुस्तान में है। तभी मनमोहन सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया कि कैसे इसको आप वो करेंगे। तो इसलिए ये इन लोगों का सिगुफा था, उसको इनके मुद्दे को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जात की जनगणना कराएगी। और जात के साथ साथ जाति जनगणना तो है ही है, सिर्फ एक आदमी का माइंड, जैसे कहा था संविधान बदल देंगे चुनाव में, संविधान लेके कॉपी लेकर चले, तो वो वही माइंड डिस्टर्ब करने का वो सवाल था। तो भारतीय जनता पार्टी ने वो मुद्दा भी विपक्ष से छीन लिया है। भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना भी कराएगी, आर्थिक जनगणना भी कराएगी और ये जनगणना भी कराएगी। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है जाति जनगणना जो ये कराएगी मोदी सरकार, इसका बीजेपी को कोई फायदा होगा? नहीं, बीजेपी को तो फायदा वैसे भी होगा। देश की जनता कर रही है, देश की जनता जान रही है, बीजेपी देश हित में काम कर रही, सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास पे काम कर रही है। तो और चुनाव तो आप मैडम जान रहे हैं कि इस देश में हर साल कहीं ना कहीं, आज इस प्रदेश में, कल उस प्रदेश में, परसों उस प्रदेश में, हर साल चुनाव होते रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा, उनको लागू नहीं किया जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कह भी दिया है कि ये जाति जनगणना भी, तो इसका मसौदा बनेगा, तो साल भर ऐसे लग जाएगा। 2026 के पहले तो हो ही नहीं पाएगा, 2026 से चालू होगी। और बड़ी टेढ़ी खीर है। अब 43 लाख जातियों में कैसे ढूंढा जाएगा, हमारी कुछ ये समझ में नहीं आ रहा, कैसे ये लोग जाति क्या चाहते हैं।
तो इसलिए इस पे कोई ना कोई अभी सर्वदलीय बैठक भी होगी, सारी पार्टियों के लोग बैठेंगे इसमें। चूंकि अभी इस वक्त इन लोगों ने तो ये अनाउंस कर दिया, लेकिन इस वक्त तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है पहलगाम वाला है, क्योंकि जो हमारे देश की अस्मिता, देश के नौजवानों को मारा गया है, उस पे बात करने की जरूरत है और उस पे ही सरकार काम कर रही है। लेकिन विपक्ष के मुद्दे को हवा निकालने के लिए जो विपक्ष सिगुपा निगेटिव फैला रहा था समाज में, उसको कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि हाँ, हम जाति जनगणना कराएंगे और जाति की जनगणना होनी चाहिए, ऐसा नहीं मालूम होना चाहिए, लेकिन उसकी रूपरेखा कैसे होगी ये विपक्ष ही बताएगा, सब लोग बैठ करके बताएंगे और होगी। सर, राहुल गांधी ने इसका प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था और ये भी कहा था कि लोकसभा चुनाव जो हुए थे उसमें इस मुद्दे को अहमियत दी थी, ठीक है, बहुत प्रमुखता से। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से ऑपोजिशन जो है इस मुद्दे को उठाता रहा है, लोकसभा चुनाव हो या इसके पहले भी, तो अब बीजेपी ने इस मुद्दे को फैसला लिया है कि हाँ कराएंगे जाति जनगणना, तो क्या बैकफुट पर आई है बीजेपी? देखिए, बीजेपी जातीय जनगणना के मुद्दे पर, जब जातीय जनगणना को लेकर के राहुल जी ने देश के पार्लियामेंट में आवाज उठाई और उन्होंने सरकार से स्पष्ट कहा था कि मैं चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार जो है जातीय जनगणना को इस हाउस में मूर्त रूप दे दे, विपक्ष उनके साथ है। लेकिन उस वक्त सरकार ने जातीय जनगणना के बिल को पूर्ण रूपे सिरे से नकार दिया था। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर जातीय जनगणना अगर सरकार नहीं कराती है तो मेरी सरकार आएगी तो मैं निश्चित तौर पर करा दूंगा। अब देखिए, जातीय जनगणना साहब बहुत जरूरी है, लेकिन जातीय जनगणना बिल के जो सृजन में जो आपने मानक निर्धारण किया है कि दलित में कितनी जातियां हैं, बैकवर्ड में कितनी जातियां हैं, अपर क्लास में कितनी जातियां हैं, तो दलित और बैकवर्ड अपर क्लास को समझने की जरूरत है कि अगर एक दलित करोड़पति है तो एक सामान्य भी करोड़पति है, एक बैकवर्ड भी करोड़पति है। अब बात हम दलित का करते हैं कि दलित को वर्तमान संविधान के तहत संविधान के पैरे में समायोजन करने के लिए, उनके संवैधानिक अधिकार को साबित करने के लिए, सरकार द्वारा संविधान में उनके प्रदत्त अधिकारों को मुहैया कराने के लिए, तो अगर एक दलित करोड़पति है और एक अपर क्लास करोड़पति है तो दलित करोड़पति पहले सरकार करोड़पतियों का लिस्ट जारी निकाले और उसमें देखे कि कितने लोग अपर क्लास में करोड़पति है, कितने लोग बैकवर्ड में करोड़पति है, कितने लोग दलित में करोड़पति है। अब अपर क्लास में भी दलित है, बैकवर्ड है, सामान्य है, बैकवर्ड में भी अपर क्लास है, दलित है, बैकवर्ड है, फिर दलितों में अपर क्लास है, बैकवर्ड है, दलित है। तो बैकवर्ड और दलित का तीनों अगर मानक पर तीनों कौम में दलित है, बैकवर्ड है और फॉरवर्ड है, तो दलित अपर क्लास से भी, दलित बैकवर्ड से भी, दलित से भी आप एक पैरे में उनको दलित को अलग कर दो, जो वर्तमान संविधान के अनुच्छेद की मंशा 231 में समायोजित करो उसको, असमायोजित करके तुम संविधान के दो मुख्य धारे में डाल दो, हम आपका वेलकम करते हैं। लेकिन अब वो बात नहीं चलेगी कि दलित आप एक करोड़पति को मान ले और देश आपका मुखदर्शक होकर बिल का हाथ उठा करके बजाता रहे। दलित हर कौम में है, हर कौम से दलित निकालना चाहिए, दलित को ही दलित का अधिकार मिलना चाहिए। ये नहीं कि दलित के नाम पर कोई आप सामान्य मानक को टच कर लिया है उसे आप दलित का स्थान दे देंगे, जैसे कि अब तक हुआ है। बैकवर्ड का अगर बात आती है
तो मुलायम सिंह का लड़का बैकवर्ड का आरक्षण पा जाएगा। दलित की बात आती है तो मायावती का परिवार जो है दलित का लाभ पा जाएगा। अगर अपर क्लास की बात आती है तो अपर क्लास में भी जो राजा महाराजा टाइप के परिवार के लोग हैं वही लोग लाभ पा जाएंगे। तो हम आपके जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं। समाज को उठाने में, समाज का भौतिक रूप में निर्माण करने में, समाज को आर्थिक रूप से संपन्न करने में, संविधान की मंशा का रक्षा करने में अगर ये सरकार जातीय जनगणना में ये मानकों का समायोजन करती है तो मैं सरकार को बधाई देता हूं। लेकिन सरकार आरक्षण के नाम पर, ये बिल के नाम पर अगर समाज को बांटने का काम करती है, समाज में खाई खोदने का काम करती है, समाज में नफरत और जहर घोलने का काम करती है तो सरकार के बिल का विरोध होगा और इस बिल को अंतिम सांस तक लड़ा जाएगा जब तक ये बिल अपना सही दिशा न पकड़ ले। जय हिंद। क्या करेंगे आप जातीय जनगणना पर जो भी कराने जा रही है? माननीय मोदी जी ने जो जाति जनगणना कराई है बहुत ही सही कराई है। और जो ये लोग सिर्फ जातवाद की राजनीति किया करते थे, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो, ये सब जो भी हो, लेकिन अब इन लोगों का माननीय मोदी जी ने जो छोटी जातियां हैं बैकवर्ड क्लास में, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे लोहार हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे उनकी पता लगे सही से कि कितनी इनकी संख्या है, उस हिसाब से उनको वो लाभ दिया जाए। इसी तरह दलितों में भी कुछ लोग सफल हैं जो अच्छी अच्छी कुर्सियों पर हैं, उसमें भी बहुत से हैं कोरी हैं, बहुत से कटीक हैं, ऐसी छोटी छोटी जातियां हैं जिनको वो लाभ नहीं मिल पाया है। उनकी संख्या पता लग जाए, उस हिसाब से उनको विधानसभा में टिकट है, प्रमोशन है, हर चीज में मिले। इसी तरह हर जात में किया जा रहा है। जैसे पिछड़ों में है, यादव तो ज्यादा सबल है, सब लिए ले रहे हैं, लेकिन पिछड़ों में बहुत सी जातियां हैं, केवट है, मल्ला है, ये है, कुमार है, ये सब है जिनको उनको जनसंख्या के हिसाब से लाभ नहीं मिल रहा। माननीय मोदी जी ने ये किया है कि किससे देश की जनता में सबको समान लाभ मिल सके, जिनकी जितनी संख्या बारी उस हिसाब से उनको लाभ देगी। इस तरह जाति जनगणना करा के माननीय पटेल के सपनों को साकार करना चाहते हैं और लोहिया जी के सपने को साकार करना चाहते हैं। उन्होंने निश्चित रूप से ये जनसंख्या बिल जो पास किया है, इससे देश की जनता और प्रदेश की जनता बहुत खुश है, निश्चित रूप से मोदी जी के साथ है। देखिए एक चीज बताएं, मोदी जी हमारे और योगी जी ये सबसे जो नीचे पावदान पे है उसको देख रहे हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, अभी यूपी में अयोध्या में वाल्मीकि एयरपोर्ट बना, ठीक है ना, वाल्मीकि जो सबसे नीचे पावदान पे है, इस सरकार में उसका सम्मान बढ़ रहा है। और जो पार्टियां होती थी वो अपने अपने को कर ले। ये हमारे मोदी जी और योगी जी ये जो बिल्कुल नीचे पावदान पे वो किसी जात का हो वो उसको उठाने का काम कर रही है। और देखिए ईमानदार राजा जो काम सही करता है उस पर आरोप लगते हैं। एक मोहम्मद रफी साहब ने एक गाना गाया था कि अच्छों को बुरा साबित करना ये दुनिया की रीत है। तो ये काम जो नहीं, जो और पार्टियां हैं वो मोदी जी और योगी जी को बदनाम करने के लिए कर रही है और काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। काम कर रहे तभी तो जीत रहे हैं। अब ये थोड़ी नहीं कि जिसके पास मेवा मसाला माल भरा उसी को देते रहे, ये इस सरकार में नहीं है। इस सरकार में जो नीचे पावदान पे है, जो नीचे के लोग हैं, चाहे वो किसी जात के हों, उनको ऊपर लाने का काम कर रही है। और जिनका कोई नाम इतिहास नहीं जानता था उनका जो है भवन बन रहा, उनका मंदिर बन रहा, उनकी धर्मशाले बन रहे हैं, उनके गेट हाउस बन रहे हैं। बहुत काम किया है मोदी जी ने। और मैं तो यूपी की और भारत की जनता से अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री और यूपी का मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए, वो किसी के दबाव में काम नहीं करते, जो उनको ठीक लगता है, जो राज हित में काम होता है वो वही काम करते, किसी के दबाव में नहीं आते हैं। और उन्होंने बड़े फैसले जो लेते हैं तो वो डरते नहीं हैं, किसी के दबाव में जो फैसले लेते हैं वो कर देते हैं और उसको अमली जामा पहना। इनको मोदी जी को मालूम है कि कैसे अमली जामा पहनाना और कैसे ये कानून को लागू करना है। ऐसा राजा चाहिए, ऐसा प्रदेश का मुख्यमंत्री है, धनक है। जितने गुंडे माफिया है आप बताइए, अब कितना कभी दंगा हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। अब छोटा मोटा चुटपुट होता है तो उसको भी जो लोग कर रहे हैं वो करवाया जा रहा है।
तो वो उनका भी इलाज होगा, उनकी भी दवाई होगी। 75% मैडम, 75% हो गई है दवाई और 25% आपके चैनल से माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, 25% दवाई उनकी लिस्ट बनी रखी है और उनकी दवाई बहुत जल्दी होने वाली है। इसके पहले जब लोकसभा चुनाव थे 2024 में, तब योगी जी ने बोला था कि अगर जाति जनगणना कराई जाएगी तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, शायद याद होगा आपको। लेकिन वो अब योगी जी ने कहा था, योगी जी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार ने जो फैसला लिया, इस पर आपको क्या कहना है कि एक ही पार्टी मोदी जी हाँ। इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि वो गरीबों को ही उठा देना चाहते हैं, ना गरीब रहे ना मर्ज रहे। तो जातीय जनगणना जो होगी उसमें अभी आपको हम एक किनारे से गिना दें। अभी ये भाई साहब हमारे कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कोई वो नहीं हो रहा है, क्या बोलते हैं, दंगा नहीं हो रहा है, और फिर उन्होंने कहा कि कुछ लोग दंगा करा रहे हैं। तो अब ये कंफ्यूजन है कि दंगा हो रहा है और लोग नहीं हो रहा और करा भी रहे हैं। तो बड़ा सवालिया निशान होता है कि अगर हो नहीं रहा तो करा कौन रहा है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, मोदी जी इतने अच्छे आदमी हैं कि जितना ठेका सरकारी है साहब, वो सब गुजरात के और समाज के जितने दबे कुचले और गरीब लोग हैं, खाने के लिए नहीं है, उनको ठेका दे दिया गया। वो गुजराती सफाई बाबा विश्वनाथ में प्रसाद बनाने के लिए ठेका गुजराती को दे दिया गया, जिनके पास खाने के लिए ऐसा ठेकेदार दे दिया है। ये जाति जनगणना का है फार्मूला। मैं तो कहता हूं, मोदी जी हो, भारत का कोई भी व्यक्ति हो, आप जाति जनगणना देंगे तो क्या बहन मायावती जी को सत्ता में आने देंगे? मायावती जी गरीब होंगी, चंद्रशेखर रावण जी गरीब होंगे, मीरा कुमार गरीब होंगी, दिनेश मिश्रा गरीब होंगे? अरे आपको कराना है, जिस सरकार को कराना है, विपक्षियों को भी मैं कहता हूं, देश के सारे नागरिक से मैं कहता हूं कि अगर आपको जनगणना कराना है तो आर्थिक आधार पर कराइए। और जो आर्थिक आधार में कमजोर हैं और जो करोड़ पर नंबर 2 का धन अपने घर में रखे हैं नेता लोग, उनसे छीन करके आप उस गरीब में बांटिए, उसको लाइए। पैसा जब आ जाएगा बाजार में तो निश्चित तौर पर गरीबी दूर हो जाएगी। आप जाइए विधायकों के यहाँ, सांसदों के यहाँ, मंत्रियों के यहाँ कई कई हजार करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं। सरकार क्यों नहीं कानून बनाती जिसके यहाँ नंबर 2 की इनकम पकड़ी जाएगी, 100% जब्त कर ली जाएगी? उसमें ईडी सीबीआई लगाने की क्या जरूरत है आपको भाई? आप जब्त करो, सरकार के खाते में लाओ, उस पैसे को लो और जनता को रोजगार दीजिए। आप दुकान खोलनी है, यहां से वहां तक चले जाइए, रेहड़ी पटरीदार दुकानदार पूरे लखनऊ में फैले हुए हैं, इनसे नगर निगम वाला भी वसूली करता है, यहाँ गुंडा भी वसूली करता है, उसके बावजूद रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, ये दुकान नहीं लगा पाते हैं, यहाँ पुलिस भी वसूली करती है, यहाँ नेता भी यहाँ दुकान लगवाने की वसूली करता है। अब बिल्कुल हो रहा है। तो अभी तो बीजेपी की सरकार है, चाहे जिसकी सरकार हो, हर सरकारों में होता है, हर सरकारों में होता है। तो फिर कैसे मोदी सरकार, मोदी और योगी अच्छे हो गए? मोदी और योगी अच्छे हैं? अच्छे नहीं है, आपने नहीं, वो गरीब दलितों को उठाए दे रहे हैं, ना मर्ज रहेगा ना मरीज रहेगा। यही प्रोग्राम चल रहा है देश में साहब। हर बड़ा आदमी गरीबों की लड़ाई लड़ता है, गरीब की गरीबी तो दूर नहीं हुई, लेकिन वो खरबपति बन गया। लड़ाई लड़ने वाला आदमी 2-2 हजार रुपए प्रति बोतल पानी पी रहा है, 1.5 लाख रुपए किलो का मशरूम खा रहा है, 10-10 लाख के कपड़े पहने जा रहे हैं, और जब वो चुनाव आयोग में अपना हलफनामा देते हैं तो कहते हैं साहब मेरे पास न घर है, न द्वार है, न गाड़ी है। तो 40 गाड़ियां किसकी चल रही पीछे पीछे भैया, आगे पीछे आपके? इस पर सवाल कोई नहीं पूछने वाला। तो आप जनगणना करिए, मैं नहीं कहता, जनगणना होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जो गरीब हैं। और हमको लगता है जो पहले जनगणना की गई और जो आरक्षण की श्रेणी बनाई गई 4 श्रेणियों में, सामान्य, अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़ा वर्ग, पिछड़ी जात, ये जो बनाया गया था आर्थिक आधार पर ही इसका आकलन किया गया था कि कौन, यहाँ 4 कैटेगरी थी। एक कैटेगरी थी सामान्य, जो धनी वर्ग थे, उनको कह दिया गया कि साहब आपके पास धन जरूरत से ज्यादा है, तो सामान्य में चले गए। जो पिछड़ी जात वो थे जिनकी आय और व्यय करीब करीब बराबर थी, लेकिन वो उच्च जीवन नहीं जी सकते थे। कुछ जातियां ऐसी थीं, कुछ जातियां ना कहे व्यवसाय वाले, कुछ ऐसे व्यवसाय करने वाले थे, जैसे घर में खाना बनाने वाला था, जैसे एक खेत जोतने वाला व्यक्ति था। उस समय साधन नहीं थे, उसका प्रतिपूर्ति अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं पाता था,
वो दलित वर्ग जो पशुओं की खाल उतारता था और उसके मांस को खाता था, बेचने के संसाधन नहीं थे, वो वर्ग को किया गया था कि इनके पास तो जितना परिवार का भरण पोषण चाहिए उससे भी कम आमदनी है। भाई पशु का जो काटने का था, एक्सपोर्ट का उस समय व्यवस्थाएं नहीं थी, तो वो पशु को जो मर जाते थे पशु, उनके मांस को ले जाके खाता था, पूरा परिवार खाता था। पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे साहब, जिसका आप लोगों ने देखा होगा गांधी जी के आंदोलन में जब चंपारण में गए और चंपारण में उन्होंने एक महिला के घर में देखा कि एक महिला जब जाएगी तो दूसरा कपड़ा पहन के आ पाएगी। तो ये परिस्थितियां हमारे थी। तो आकलन आर्थिक आधार पर किया गया था। लेकिन आज क्या हुआ, 75 साल 78 साल बाद बदलने के बाद हमारे देश में जो लोग अमीर घराने से भी हैं, उन्होंने कहा साहब हमें अनुसूचित जात में आप कायम करिए। उन्होंने कहा कि साहब हमें आप पिछड़े वर्ग में करिए। कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ आज भी खाना बदोश लोग हैं जो घर नहीं बनाते, जैसे नट, पतरकट, कंकाली, ये लोग भीख मांग मांग करके गांव में जाते हैं और पशुओं को मार करके खाते हैं। ये जाकर कहीं न्योला मारते हैं, कहीं कछुआ मारते हैं, इस तरीके से खाते हैं। सरकार आज तक हम उन्हें स्थापित नहीं कर पाई, वो विस्थापन की जिंदगी जी रहे हैं। ये बड़ा दुख की बात है और ये जानना चाहिए भारत के लोगों को। एक आंदोलन पूरी जनता को खड़ा करना चाहिए कि जातिगत जनगणना नहीं जरूरी है, हमें आर्थिक आधार पर दीजिए, हमारी गरीबी को दूर कीजिए, हमें शौचालय मत दीजिए, हमें आप रोजगार दीजिए। आप रोजगार देंगे, हम शौचालय बना लेंगे, घर बना लेंगे, रोजगार उपलब्ध करा लेंगे। क्यों नहीं सरकार ऐसा करती है? आप एक लोन लेने के लिए चले जाएं, कहते हैं एमएसएमई में आप देख लीजिए पूरे भारत में उन्हीं लोगों को रोजगार मिला है, वही लोग लोन लिए हैं जिनका ऑलरेडी पहले से रजिस्ट्रेशन है, पहले से व्यापार कर रहे हैं। जो अपना खुद व्यापार करने के लिए गया उससे अपना कागज मांग लिया, कहा साहब जमीन बताइए कहाँ है। अरे उसके पास जमीन होती तो आपसे रोजगार के लिए साधन क्यों मांगता साहब? वो अपनी फैक्ट्री लगा लेता, वहां पर जैसे तैसे लगा लेता। उसके पास जमीन चाहिए, पहले उसकी किराएदारी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए, उसके पास जो संसाधन होने चाहिए। संसाधन होता तो फैक्ट्री लगा लेता ना, वो व्यापार कर लेता ना, वो आपके यहाँ कर्ज लेने क्यों आता? आज तक जितनी फैक्ट्रियां बनी हैं बिना कर्ज के लिए बनी हैं। पढ़े लिखे लोग कर्ज लेते हैं, गैर पढ़ा लिखा आदमी नहीं लेता। लेकिन जो गैर पढ़ा लिखा आदमी है उसको रोजगार कैसे दोगे आप? मैं कह रहा हूँ सरकारी विभाग में आवास विभाग है, तमाम मजदूरों का काम है, मेट हैं, उनके इंजीनियर हैं, वो तो अंग्रेज वहां बैठ करके एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, वो काम नहीं करते। अरे लेबर आप ठेके पर दे रहे हो, विभागीय ठेका दो ना, लेबर विभाग लाएगा, उसका मेट है, वो काम कराएगा और सीधे तनख्वाह उसके अकाउंट में लेबर के जाने दीजिए। आप ठेकेदार को देते हो, वो ठेकेदार जो आपसे मोटा पैसा लेता है और उसको 150-200 रुपए रोज देता है। धूप में वो लेबर 10 घंटे कटती है, बीमार हो जाता है, उसकी दवाई नहीं पूछती है, उसका अपनी मजदूरी नहीं मिल रही है। और आपका भारत के जितने भी नेता और अधिकारी हैं वो कहते हैं हम गरीबी दूर करेंगे। हमको लगता है गरीबी नहीं, वो कहते हैं हम गरीबी ही दूर कर देंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं पूरे भारत की जनता से कि एक बार फिर से मांग करे कि हमें जातिगत जनगणना नहीं चाहिए, हमें आर्थिक आधार पर जनगणना चाहिए। वो किसी भी जात बिरादरी का हो सकता है, ताकि हम शिक्षित हो सकें, हम अपना व्यवसाय कर सकें, हमारी चिकित्सा भी फ्री हो, हमारी एजुकेशन भी फ्री हो। गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है, लेकिन पैसा न होने की वजह से वो एडमिशन नहीं पा सकता है। ऐसी स्थिति में जो बच्चा जिस एजुकेशन को प्राप्त करना चाहता है उसको एजुकेशन पूर्ण रूप से प्राइमरी शिक्षा से लेकर के, प्री प्राइमरी से लेकर के डीलिट और पीएचडी तक और जेआरएफ का भी उसको पढ़ने का फ्री में दिया जाए। हमें स्कॉलरशिप न दिया जाए और स्कूल की शिक्षा फ्री होनी चाहिए और समान शिक्षा होनी चाहिए, ना कि प्राइवेट और सरकारी होना चाहिए। क्या लगता है जाति जनगणना को लेकर ये फैसला कैसे क्या है? देखिए, जातीय जनगणना इनको सत्ता में 14 में आए थे, तो अभी ना ये 10 साल बाद होती है, जनगणना होती है। ये 21 में हो जाना चाहिए था, 19 में पैंडेमिक था, इनको 22 में करा लेना चाहिए था, 22 में भी नहीं कराए, अभी 25 है, इनका जनाधार खिसक चुका है। अभी पहलगाम में बड़ी घटना हुई, रोष है देश में, बहुत तगड़ा विरोध है। आप देख रही हैं किस तरीके से जो है मेन स्ट्रीम की मीडिया लताड़ी जा रही है, खदेड़ी जा रही है। उनको इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि अब हमारा जनाधार गिर रहा है और हम लगातार सत्ता से बाहर होने वाले हैं। तो उन्होंने एक क्लियरेंस दिया है, एक नोटिस दिया है कि जो
अब सेंसस कराने वाले हैं 2021 वाला, अभी 25 में कराएंगे, तो उसमें वो इंक्लूड करेंगे। उन्होंने कहा है कि इसके साथ हम जातीय जनगणना कराने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है, जातीय जनगणना इससे पहले भी हुई है साथ में, लेकिन ये लोगों ने डेटा को रिलीज नहीं किया है, डेटा को दिया नहीं। बात ये भाजपा कांग्रेस मैटर नहीं करती है, मैटर ये करता है कि वही लोग भाजपा में है, वही लोग कांग्रेस में है। सत्ता बदलती है, अपने अपने जो है राजनीतिक चोले को बदल के कांग्रेस में चले जाते हैं, सत्ता बदलती वही लोग भाजपा में चले जाते हैं। समस्या ये है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था दुनिया का बहुत खूबसूरत और दुनिया का विशालतम संविधान भारत का है, और अगर इसको ईमानदारी से लागू करेंगे तो बहुत कुछ है इसमें, अगर नहीं लागू करेंगे तो एक किताब जैसा, पुस्तक जैसा है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे देश के आंकड़े हैं, वो अगर ईमानदारी से रिलीज करेंगे और उन आंकड़ों के हिसाब से अगर हम पॉलिसीज लाएंगे तभी देश का विकास होगा। हर एक देश के हर एक नागरिक की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और उनके लिए रोजगार की व्यवस्थाएं, अगर उनको नहीं आप देने का काम करेंगे तो फिर देश विकास नहीं करेगा। हमारे हम मान लीजिए कि इनडायरेक्टली चाइना हमसे कुछ समय बाद ही आज़ाद हुआ है, उनको मुक्त हो पाया है वहाँ की सामंती व्यवस्था से, लेकिन वो आते ही आज़ाद तो उसने सबसे पहले उसकी हेल्थ की सुविधाओं को फ्री किया, वहाँ की एजुकेशन को फ्री किया, जो बेसिक एजुकेशन थी, जो नींव कही जाती है, उसने उसको मजबूत किया, नेशनलाइजेशन किया, एजुकेशन को इक्वल एजुकेशन की बात किया। यहाँ पे अभी देखो वन नेशन वन इलेक्शन की बात इन्होंने करना शुरू कर दिया, क्योंकि जान रहे हैं कि किसी तरीके से सत्ता हथिया लो, उसके बाद में एक्सटेंड करते जाओ रसिया की तरीके से। नहीं, तो ये सब नहीं होगा। यहाँ पे एक बेहतर व्यवस्था है, भारतीय संविधान में चीज़ें मेंशन हैं और वो उसको जनता समझ चुकी है। ये केवल एक प्रोपेगेंडे के तहत उन्होंने एक अनाउंसमेंट दिया है, लेकिन ऐसा वो करने वाले नहीं है। आने वाले समय में देखिए अभी सेंसस का क्या लगता है धरातल पर उतरेगी? मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी उनके पास ऑलरेडी डेटा है, मौजूद है, ऑलरेडी पहले से होती आई हैं, लेकिन उसको रिलीज कौन करेगा? अभी योगी जी के बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, अभी उपचुनाव में उन्होंने कहा था कि लोग जाति में बांट रहे हैं। अरे जाति में तो आपने बांटा है, आपके लोगों ने बांटा है। तो बात ये, भारत में जाति एक सच्चाई है, उसे स्वीकारना पड़ेगा। बात ये, हमारे अंग में, हमारे संरचना में अगर कोई विकृति है, कोई रोग है, तो उसको पहले डायग्नोस करिए, उसके बाद में उस पे एक मजबूत इलाज करिए, तभी वो संरचना स्ट्रक्चर आपका ठीक होगा। अगर एक आपकी बॉडी का अगर एक बड़ा पार्ट विकृत है या बीमार है या अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, तो आपकी जो संरचना है वो बहुत सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, आपकी संरचना कभी भी कोलैप्स कर सकती है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे देश की जो भारतीय सामाजिक ढांचा है, उसमें एक बड़ी आबादी अभी भी शिक्षा से, रोजगार से और स्वास्थ्य सुविधाओं से और नौकरियों से, अन्य संसाधनों से वंचित है। अगर वो कराती है तो उसका स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी उसको कराएगी। करा पाती नहीं कराती है वो उसकी नीतियां हैं, उसका स्वागत है, उसको मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अगर पहले वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो उससे पहले आपको चाहिए कि आप वन नेशन समान शिक्षा लाइए, वन नेशन सबको स्वास्थ्य दीजिए, वन नेशन ये जो जातियों का कैटेगराइजेशन है उसको खत्म करिए। आप यकीन नहीं करेंगे, भारत में 7,000 से ज़्यादा जातियाँ एग्जिस्ट करती हैं और लगभग 25,000 से ज़्यादा उप जातियाँ भारत में एग्जिस्ट करती हैं। तो आप इन सब चीज़ों को डिनाई करते हुए अगर आप ये कल्पना कर रहे हैं कि हमारा देश तरक्की करेगा, विकसित भारत बनेगा, 47 तक हम विकसित बन जाएंगे, तो पता नहीं अब कहाँ से क्या फार्मूला निकाल रहे हैं। मुझे तो आइडिया है नहीं। 2025 के अंत तक, सितंबर अक्टूबर तक जाति जनगणना ये लोग कराने की शुरुआत करेंगे, जैसा कि बोला गया है। इसके बाद 1 साल लगेगा जाति जनगणना को पूरा कराने में, ठीक है। इसके बाद 2027 में हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव है यूपी में। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सीटें कम मिली थी यूपी में, क्या लगता है जब 27 के अंत में, शुरुआत में या 26 के अंत में जब जाति जनगणना का रिजल्ट आएगा, जो भी जाति जनगणना का होगा, इसका फायदा मिलेगा क्या यूपी के विधानसभा चुनाव में? देखिए, ये जनगणना कराने के मूड में ही नहीं है, क्योंकि अभी आप लोकसभा का चुनाव देखे थे, वहाँ पे लगभग 42 से 43 सीटें जो है इंडिया अलायंस को मिला था। तो उसी को देखते हुए इनका दिमाग खसक गया। भारतीय जनता पार्टी डर गई है कि अभी क्या करना चाहिए, जातीय जनगणना के नाम पे, पीडीए के नाम पे। बिहार में भी विधानसभा चुनाव है इसी साल? नहीं, कोई फायदा नहीं मिलेगा। बात यहाँ पे तो बिल्कुल फायदा नहीं मिलेगा। फायदा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अगर ये 26 लास्ट में चुनाव हो जाएगा,
और 27 में ये सरकार अपना शपथ ले लेगी। तो पहली बात तो ये संभव, एक साल में संभव नहीं है, 2 सेंसेस एक साथ संभव नहीं है, और इतने कम समय में तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि भारत की लगभग 1.5 अरब आबादी है, इतने कम समय में हो नहीं सकता है। ये केवल चुनावी स्टंट है जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। अब जनता को इसको समझना चाहिए, आने वाले समय में जनता को क्या करना है उसको खुद तय करना चाहिए। मैं जाति जनगणना के लेके अपनी विचार अभिव्यक्त करना चाहती हूँ। मैं जयलक्ष्मी गुप्ता, मैं हडिया पीजी कॉलेज की एमएड 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। आज मैं शिक्षा के लेके हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बच्चों पे कुछ अपना अभिशाप नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, इसी की वजह से भारतीय समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ज़्यादातर युवा उनके ऊपर आकर्षित हो रहे हैं, आपको ये देखने के लिए मिल रहा है। और देखिए, जब तक यहाँ हमारे गवर्नमेंट सरकार जो है उत्तर प्रदेश की शिक्षा पे विशेष तौर पे वो ध्यान नहीं दे रही है, और इसलिए जो युवा अवस्था में है और वो शिक्षा पे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के पूरे सीएम जो उन्होंने शिक्षा पे अपना योगदान दिया था, बहुत भरपूर दिया था, और इसके वजह से हमको देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं ध्यान दे रहे। और हम लोग 2020 के पास आउट बीएड के हैं, छात्र हैं, और हम लोग डबल पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मगर गवर्नमेंट इस उत्तर प्रदेश सरकार में कोई वैकेंसी नहीं निकाले। हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे युवा नाराज होकर बिहार में जा रहे हैं। यहाँ की जितने उत्तर प्रदेश के युवा हैं वो अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने उत्तर प्रदेश को छोड़ के वो कहाँ जा रहे हैं? बिहार में। और वहाँ बिहार के पूर्व सीएम क्या नाम है, लालू प्रसाद यादव के बेटा है, क्या नाम है, डिप्टी सीएम क्या नाम है, तेजस्वी, अपने यहाँ उनको बुला रहे हैं स्वागत करके। और यहाँ योगी आदित्यनाथ ने ढोंगी के तौर पे सिर्फ पूजा पाठ और इसी में करने में, और मस्जिद ये धर्म नाम को उछालती है। और हमारे प्रधानमंत्री ये इतने माने कि विदेशों में यात्रा करते हैं, अपने यहाँ के घर के चूल्हा ना देख के और अदर जगह जाते हैं, और ये कलाथेन मंदिर मस्जिद बना के उसमें कहते हैं कि फूल माला और चाट फुल्की बेचिए, पकौड़ा बेचिए। जो शिक्षित जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो माँ बाप देखिए बेरोजगार पे। और ये टीजीटी या पीजीटी के 2022 में जब इनकी सरकार बनी थी, उसी के जस्ट हमें लग रहा है कि 2022 में ही उन्होंने टीजीटी पीजीटी के फॉर्म भराया था, मगर उन्होंने आज तक एग्जाम नहीं कराया है। 22, 23, 24, 25 4 साल हो गया है। अब सोचिए युवा कितना बौखलाए हुए हैं, वो कहाँ जाएं, कैसे कहें, क्या मानसिकता पे कितना जोर पड़ रहा है। वो उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ ने कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इनके पे पूरे युवा नाराज दिखाई दे रहे हैं। और ये सिर्फ जाति गणना और ये अपने सिर्फ योगी हैं और ये भोगी हैं। कुछ माने कि न इनके बाल बच्चे हैं न कुछ भी नहीं है, इनको कुछ माने समझ नहीं आ रहा है कि बच्चे किस तरह से कठिनाइयों का संघर्ष करके वो पढ़ाई लिखाई करके पहुँचते हैं। और फिर हमको यहाँ देखने को मिलता है कुछ लोग, जो आपने जाति जनगणना पे बात करी, तो कुछ जाति जो है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो कि कहने को मिला है कि मायावती बैकवर्ड वर्ड से मायावती, दलित परिवार से मायावती अपना जाति जनगणना में अपना अभिशाप छोड़ लेंगी, समाजवादी पार्टी अपना छोड़ ले। ये जाति गणना ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, ये राजा महाराजा अपना ही अभिशाप छोड़ लेंगे। तो यहाँ जाति जनगणना के माध्यम से ये इन्हीं के जो बड़े लोग हैं इन्हीं को कॉलेज मिलेगा, इनको कॉलेज खोलने के लिए मिलेगा। हमारे कॉलेज के डॉक्टर देवराज सिंह है, उनके बेटा जिला पंचायत अध्यक्ष है डॉक्टर वीके सिंह, ये बड़े लोग हैं, ये इनके अंदर कोई दया भावना नहीं रहता। और ये प्राइवेट स्कूलों ज़्यादा से ज़्यादा खोल देते हैं प्राइवेट, और वहाँ पे प्राइवेट स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा खोल देते हैं, और बच्चे जो मध्य परिवार के हैं, जो पिछड़े परिवार, दलित परिवार के,
वो एडमिशन से वंचित हो जाते हैं। और देखने को ये मिलता है कि 1,50,000 रुपए फीस रहता है, तो स्कॉलरशिप इन्होंने 3,500, 2,000 रुपए, 2,500 रुपए दे के उन्हें साइड कर देते। किसी बच्चों को 8,000, ये 50,000 रुपए फीस, वो कहाँ से मैनेजमेंट 42,000 का करेगा। ये बच्चों को जो होता है आर्थिक रूप से मदद भी नहीं करते, एक लुभावना लॉलीपॉप के दे के, लॉलीपॉप जैसे दे के बस बच्चों को आकर्षित करते हैं। देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा पे कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि छात्र जो है वो इस सरकार से काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, और जाति जनगणना को लेकर अगर बात की जाए तो सभी लोग जाति जनगणना का साथ देने को तैयार हैं, सभी लोग उसके साथ में है। लेकिन आगे आने वाले समय में देखना ये होगा कि ये जो जाति जनगणना का फैसला लिया है बीजेपी सरकार ने, इसको धरातल पे उतार पाती है या नहीं, और अगर उतारती है तो आखिर किस तरीके से उतारती है। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं नम्रता, कॉमन विचार, लखनऊ।